नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 27 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंजाइना विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी डन। एंजाइना के दौरान कौन सा नर्सिंग उपाय किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, पोषण स्तर का असेसमेंट करना। बी, ऑक्सीजन देना। सी, पोषण स्तर को बनाए रखना तथा निर्धारित दवाइयां देना, प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। एंड डी, ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही हैं एंजाइना के दौरान। तो एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो हार्ट होता है उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है तो चेस्ट में दर्द होता है, पेन होता है और ये दर्द बहुत तेज होता है। तो इस प्रकार से जो एंजाइना के समय जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है उसमें किया जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, तनाव कम हो सके, दर्द कम हो सके। इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एपनिया मीन्स, एपनिया का अर्थ है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एपनिया की बात जब भी होती है तो एपनिया का मतलब होता है कि श्वसन की अनुपस्थिति, मीन्स श्वसन नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तो एपनिया एक ऐसा मेडिकल टर्म है कि जब पूर्ण रूप से ब्रीदिंग का अब्सेंस हो जाए, कुछ समय के लिए बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है, तो इसको भी एपनिया कहते हैं। और यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और तुरंत इसमें मेडिकली रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति सांस नहीं लेगा तो आप भी समझ सकते हैं उसके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन ए वेन इज कॉल्ड। वेन में क्लॉट का निर्माण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, वेस्कुलाइटिस। बी, थ्रोम्बोसिस। सी, एम्बोलस। एंड डी, स्टेनोसिस। तो जब भी वेन में क्लॉटिंग होती है तो इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसिस। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। और आपने एक वर्ड सुना होगा डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये जो भी डीप वेन्स होती हैं उनमें होता है, इसलिए इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेन होती है उसमें क्लॉट बन जाता है। जब क्लॉट बन जाएगा यहाँ पर वेन में, तो क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाएगा तो ये इसके साथ क्या होता है, एम्बोलस बन गया और इसे आगे की कंडीशन में अन्य प्रकार की समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो और भी ऑप्शन है जैसे वेस्कुलाइटिस है, तो वेस्कुलाइटिस मीन्स होता है ब्लड वेसल्स की सूजन को वेस्कुलाइटिस बोलेंगे। और एम्बोलस मीन्स होता है रक्त ब्लड सर्कुलेशन में तैरता हुआ कोई क्लॉट है, इसको एम्बोलस बोलते हैं। या कोई भी चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो कर रही हो, तो उसको एम्बोलस बोला जाता है। स्टेनोसिस मीन्स होता है कि जब कोई बाल्व हो या कोई ब्लड वेसल हो उसमें नैरोइंग हो जाए, वो क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए, तो उसको स्टेनोसिस बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एमआई एलडीएच एंड सीकेएमबी लेवल्स। एमआई इन्फार्क्शन के दौरान एलडीएच तथा सीकेएमबी लेवल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो इफेक्ट ऑन देयर लेवल्स, बोथ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलडीएच तथा सीकेएमबी लेवल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जब वो डैमेज होती हैं तो कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स ब्लड में रिलीज होते हैं।
और ये विशेष प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? CKMB होता है। CKMB मीन्स होता है क्रिएटिनिन काइनेज, और MB और LDH होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यह प्रमुख हार्मोन्स होते हैं जो कि हार्ट मसल्स के डिजनरेट होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो इससे जब ब्लड सर्कुलेशन में इनका टेस्ट किया जाता है और ये यदि इनकी मात्रा बढ़ी हुई मिलती है तो ये माना जाता है कि MI की घटना इस पेशेंट के साथ हुई है। तो CKMB क्या होता है कि जो मसल्स होती है हार्ट की, उनके 3 से 6 घंटे के बाद ये रेज करता है और 24 घंटे में ये अपने पीक पर पहुंच जाता है। CKMB के बारे में ऐसा होता है। फिर उसके बाद 48 से 72 घंटे में यह सामान्य भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। अब बात करते हैं LDH की। तो LDH क्या है? इसके बाद में बढ़ता है और लंबे समय तक ये बढ़ा रहता है। तो सबसे पहले जो बढ़ता है वो होता है CKMB। CKMB सबसे पहले बढ़ेगा और 24 घंटे में पीक पर पहुंचेगा, फिर कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद LDH बढ़ता है और LDH लंबे समय तक ये रहता है। तो ये दोनों डायग्नोसिस MI के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि इस पर्सन में या इस पेशेंट में MI का अटैक कंफर्म है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हम लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following hormones is not used in the treatment of cancer? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैंसर के इलाज में उपयोगी नहीं होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। यहाँ पर कैंसर के इलाज में बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, यह उपयोग किया जाता है, और एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, ये भी उपयोग किए जाते हैं। लेकिन थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड की कमी जब हो जाती है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसके इलाज में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसका कैंसर के इलाज में ऐसा कोई डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया गया है, एस्ट्रोजन दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है, ये क्या करते हैं? ये ट्यूमर के जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक मरीज को सेंट्रल वीनस कैथीटर डालते समय रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। नर्स यह समझती है कि इसका सबसे संभावित कारण, मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। इसका जो मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है ये होता है न्यूमोथोरेक्स। तो सेंट्रल वीनस कैथीटर CVC डालते समय जब कुछ प्रकार की विशेष प्रकार की एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें जो विशेष कॉम्प्लिकेशन है वह है न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स तब होता है जब जो कैथीटर है वो गलती से लंग्स की जो आउटर लेयर है, परत है, उसको क्या करता है? इन्वेड कर जाता है, जिससे कि जो हवा है वो प्लूरल कैविटी में चली जाती है और फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल वीनस कैथीटर डालने से यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो ये माना जाएगा कि यह प्लूरल इफ्यूजन का न्यूमोथोरेक्स का संकेत है, जिसमें जो हवा है उसने चेस्ट को, लंग को कंप्रेस कर दिया है, जिससे वह सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स। और इसके यदि लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में सबसे पहले तो होगा सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सीने में दर्द होगा और ऑक्सीजन स्तर कम हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी पर्सन की। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following electrolytes should be monitored while administering trimetron drug? ट्राइमेट्रॉन दवा देने के दौरान निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना चाहिए? सोडियम लेवल, बाइकार्बोनेट लेवल, पोटेशियम लेवल, क्लोराइड लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइमेट्रॉन दवा। ये देने के दौरान जो हमें इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना चाहिए तो यह होता है पोटेशियम लेवल। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है।
तो ट्राइमेट्रॉन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, मींस पोटेशियम यह क्या करता है कि शरीर से सोडियम और पानी तो निकालता है, लेकिन जो पोटेशियम होता है उसको बॉडी में रिटेन करके रखता है। तो सोडियम तो ये बाहर कर देगा और पोटेशियम को रिटेन करेगा। तो पोटेशियम क्या हो जाता है, अधिकता हो जाती है। जब पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी तो इसको हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, और हाइपरकैलेमिया हार्ट के लिए डेंजरस हो सकती है, खतरनाक होती है। इसीलिए ट्राइमेट्रॉन दवा देते समय इसकी निगरानी मींस पोटेशियम की निगरानी करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UHID जनरली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। भारत के संदर्भ में जो UHID का अर्थ है यह क्या होता है, यूनिफॉर्म हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूनियन हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूजर हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। भारत के संदर्भ में एक फुल फॉर्म होता है UHID का। तो UHID भारत में मरीज की क्या होती है, विशिष्ट पहचान संख्या होती है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जो अस्पताल या हेल्थ सिस्टम में किसी भी जो पर्सन है, किसी भी मरीज है, उसकी सभी हेल्थ रिकॉर्ड को ये क्या करने का काम, ट्रैक करने का काम करती है। तो डिजिटली यदि हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना हो तो यही काम करेगी UHID। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज मोस्ट एसोसिएटेड विद मेल एडेप्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क का वह भाग जो अप्रभावी व्यक्तित्व विकास से सबसे अधिक संबंधित है वह है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस। तो फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, बहुत अच्छी थ्योरी है फ्राइड की। तो इस साइको एनालिसिस थ्योरी के अनुसार जो व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो अचेतन मन मीन्स अनकॉन्शियस माइंड की इसमें भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, बड़ी भूमिका होती है। तो यह वह भाग होता है जहां की दबी हुई इच्छाएं, बचपन के अनुभव और कोई चोट लगी हो बचपन में या कोई ट्रामा हो गया हो, तो व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को ये प्रभावित करती है। तो इन दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं को यदि सही ढंग से नहीं संभाला गया तो इससे जो विकृति पैदा होगी, इससे क्या होगी, पर्सनालिटी डिफेक्ट हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मेल एडेप्टिव पर्सनालिटी। तो जो भी इच्छाएं हुई हो बचपन में, कोई समस्या आई हो किसी व्यक्ति के साथ, तो इसको यदि ढंग से संभाला नहीं जाता है तो यही पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकास का कारण आगे चल करके बनता है, और यह रहती है अनकॉन्शियस माइंड में। तो अनकॉन्शियस माइंड में रह करके ये वहां पे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if a patient complains of abdominal cramps during colostomy irrigation, what should be the nurse do? यदि एक मरीज को कॉलोस्टॉमी इरिगेशन के दौरान पेट में ऐंठन की शिकायत होती है तो नर्स को क्या करना चाहिए? इरिगेशन को रोक देना चाहिए, फ्लूइड कंटेनर को नीचे कर देना चाहिए, कुछ मिनट के लिए कैथेटर को क्लैंप कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी किसी पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प की शिकायत हो कॉलोस्टॉमी इरिगेशन के दौरान, तो कुछ मिनट के लिए कैथेटर को क्या करना चाहिए, क्लैंप कर देना चाहिए। तो कॉलोस्टॉमी इरिगेशन देते समय अक्सर यह देखा जाता है कि उसमें स्पास्म होता है, ऐंठन होती है, और ये अधिक सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा कई पेशेंट के साथ होता है। और ऐसा तब अधिक देखा गया है जब फ्लूइड बहुत अधिक तेजी से प्रवाहित हो रहा हो, या फ्लूइड क्या हो, बहुत अधिक ठंडा हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत तेज नहीं डालना है या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। और यदि जब भी स्पास्म होने लगे, ऐंठन होने लगे, तो इस दौरान कैथेटर को कुछ देर के लिए क्लैंप कर देना चाहिए, जिससे कि जो मसल से उनको रेस्ट मिल सके, उनको आराम मिल सके। और फ्लूइड की ऊंचाई है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जब फ्लूइड बहुत ऊंचे से आएगा तो क्या होगा, इसमें तेजी होगी, इसका जो फ्लूइड है उसमें तेजी आएगी। तो इसको थोड़ा सा नीचा कर दो, नीचा करने से क्या होगा, फ्लूइड स्लो अंदर जाएगा। तो इससे भी
एक तरीका होता है कि मरीज की जो भी क्रैम्प्स हैं उनको रोका जा सके। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ मिनट के लिए कैथीटर को क्लैंप कर देना चाहिए। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।